निसार मैं तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले कि कोई न सर उठा के चले। मत समझो हमने बुला दिया। इस्लामाबाद में बैठा हुआ वजीर अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान वहां का सियाह व सफेद का मालिक है। बदकिस्मती से वहां पे हुक्मनामे के जरिए 70 साल से एक जबर का निजाम चलाया जा रहा है। वहां के लिए कोई ना अबूरी आइन है, न वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना अपील दायर कर सकते हैं। ये जितनी भी हुकूमतें हैं, जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी फौजी हुक्मरान आए हैं, सबका किरदार गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक रहा। मत समझो हमने बुला दिया। 74 साल से गिलगित बल्तिस्तान रियासत पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम एक इलाका है। ये पाकिस्तान का सूबा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले लोगों को नेशनल असेंबली के लिए वोट देने का हक नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इनके मेंबर नहीं हैं, सेनेट में इनके मेंबर नहीं हैं, लेकिन कुल्ली इख्तियार इनके तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान का है। जो वजीर आज़म पाकिस्तान की नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है, उसके एक हुक्मनामे को गवर्नेंस ऑर्डर कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान का। यह वाहिद शायद हिस्सा है पाकिस्तान का जहां के बसने वाले अपने लिए अपने आप को कानून देने से कासिर हैं। पिछले कई साल से हम अदालत उज़्मा के सामने, मैं खुद पेश होता रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। हमारी ये इस्तदा है कि इसको गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को पाकिस्तान का शहरी तस्लीम किया जाए। जब हर शहरी को हक है नेशनल असेंबली और सेनेट के लिए मेंबर मुंतखब करने का, तो गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान का मामला हम अक्सर लोग भूल जाते हैं, हमारी नजरों से महव हो जाता है। ये बहुत ही अहम मामला है और 74 साल से मैं समझता हूं हम सब पर गिलगित बल्तिस्तान का एक कर्ज है। ये मिट्टी तुमको प्यारी थी। सलमान साहब ने कहा कि आप सबको बताना है कि हमारे मसाइल क्या हैं। मुझे और हम सब सिंध वालों को यही पता नहीं है कि हम हैं भी या नहीं हैं। हम हैं कहाँ? बुला दिया। मत समझो हमने। यानी हमें जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो हैसियत हासिल थी वो भी नहीं है। हम वो हैं जो न मार्शल रेस हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की अफवाज का हिस्सा बन सकते और हमें कोई हैसियत मिलती। हम न पहाड़ों पे हथियार लेके चढ़ने वाले, तोरा बोरा के पहाड़ों पे हथियार लेके चढ़ने वाले और रेजिस्टेंट मूवमेंट के लोग हैं जिनसे लोग खौफ खाएं और उनसे बातें करें। हम न वो वायलेंट लोग हैं जो कराची के रास्तों को बंद कर दें ताकि नेटो के कंटेनर न गुजर सके और हमसे बातचीत हो। हम वो इंतहा पसंद भी नहीं है जो इस्लामाबाद में मार्च करके धरना दे के बैठ जाएं और फिर हमसे रियासत और हुकूमत बातें करे। हम आधा तीतर आधा बटेर किस्म के लोग, पुरअमन लोग, जिनके पास हथियार उठाने की, जिनकी तरबियत और तारीख नहीं है, जो इंतहा पसंदी के रास्ते पे नहीं है, जो आपको मोहम्मद अली जिन्ना दे सकते हैं, जीना भाई, उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना करके उसको झिरक से अगवा करके कराची शिफ्ट कर दिया गया, हम वो दे सकते हैं। हम आपको मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन दे सकते हैं। हम आपको जुल्फकार अली भुट्टो दे सकते हैं जिसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। हम रसूल बख्श पलीजो दे सकते हैं जिसको कोट लखपत के कैद में 8 साल तक महबूस रखा गया। हम आपको शेख अयाज दे सकते हैं जो साहिवाल जेल में कैद रहा। हम आपको जीएम सैयद दे सकते हैं जिसको गद्दार करार दे दिया गया। हैदर बख्श जतोई दे सकते हैं। हम आपको बेनजीर भुट्टो दे सकते हैं जिसको रावलपिंडी के रास्तों पर कत्ल कर दिया गया। हम हथियारबंद नहीं है, हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हम ड्रग माफियाज नहीं हैं, हम ह्यूमन ट्रैफिकर्स नहीं हैं कि आप हमसे बात करें। हम लोगों को वाजिबुल कत्ल करार देने वाले नहीं हैं, इसलिए हम गिनती में नहीं हैं। हम आपको 72.5% गैस तो दे सकते हैं। 3 सूबे 27.5% गैस देते हैं, सिंध 72.5% गैस देता है। पाकिस्तान का 58.5% पेट्रोल सिंध देता है। दुनिया का 6th लार्जेस्ट कोल रिजर्व सिंध में है। 70% टैक्सेस सिंध देता है। बंदरगाह सिंध में है, मगर सिंध को कोई सुनने को तैयार नहीं। ये मिट्टी तुमको प्यारी थी।
دعوت دیتا ہوں اس آواز کو جو ہمیں یہاں پنجاب میں بہت دور سے سنائی دیتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے اس کو مت سننا. کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب منظور پشتین صاحب. سمجھو مٹی نے سلا دیا بٹ سمجھو ہم نے. 2018 میں فروری میں نقیب اللہ محسود نامی ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہوگا کہ راؤ انور نے اس کو کس طرح بے دردی سے شہید کر دیا. ایک احتجاجی تحریک اٹھی، مگر ہماری قسمت میں احتجاجی تحریک چلانے کے بعد بھی انصاف نہیں ہوا. راؤ انور کے متعلق لکھا گیا کہ 444 اور بھی ان نے لوگ قتل کر دیے. راؤ انور آزاد ہے مگر اس کے خلاف آواز اٹھانے والے علی وزیر جیل میں ہے. ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے والے علی وزیر جیل میں ہے. علی وزیر کو جیل میں رکھنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے اس ملک میں ادارے اور عدالت موجود ہے، مگر علی وزیر کے خاندان کے 17 شہیدوں کو انصاف دینے کے لیے کوئی عدالت اور کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. ہم نے بلا دیا مت سمجھو. ڈیورل لائن کے اس طرف تو طالبان آ گئے، ادھر بھی یہ طالبان لانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا جی، وہ اگر دہشت گرد ہیں، اگر انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مارا ہے تو آپ ان سے اس طرح کے مذاکرات کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے، آج جو خبریں آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فاٹا کا مرجر ہوا تھا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی والے. اب ذرا یہ سننے کا مقام ہے، یہ سر دھننے کا مقام ہے کہ آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ مرجر ختم کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ طالبانائزیشن پورے پاکستان میں یک دم نہیں ہو سکتی، تو وہ ایک علاقے کو جس طرح سے وہ پرانے گوریلا جنگوں میں لوگ کرتے تھے، لبریشن ایریا، لبریشن زون بناتے تھے، وہ ایک طرح سے اپنا زون اس کو بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے والا کرنا چاہتے ہیں. اور آپ اس کو ان مسئلوں پر اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیا ٹی ٹی پی کی لڑائی اس لیے تھی، یہ دہشت گردی اس لیے تھی؟ ہم نے بلا دیا. پاکستان کا کور ایشو کیا ہے؟ میرے نزدیک اس ملک کا سب سے بڑا کور ایشو وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کئی دہائیوں سے اس ملک میں بزور بندوق سیولین گورنمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں عوام کی رائے سے باہر آتے رہوں، میں پارلیمنٹ سے بھی باہر آتے رہوں، میں عدلیہ سے بھی باہر آتے رہوں، اور جو میری من میں آئے میں وہی کروں گا. یہ بنگال یہاں کا بڑا صوبہ ہوا کرتا تھا جس کی 56% آبادی پاکستان کی بنگال کی آبادی تھی، لیکن ان کو مار مار کر پاکستان سے نکالا گیا. تو یہ مسئلہ دوسرا ہے. مسئلہ جو اصل میں پاکستان میں ہے وہ ایک طرح سے مارشل لا کہہ دیں، ایک غیر جمہوری نظام ہے جو مختلف شکلوں میں چلا رہا ہے. اگر ہمارے یہاں انسرجنسی آتی ہے تو اتنے لارج سکیل وہاں پر آپریشنز آتے ہیں، 70,000 کے قریب، اس میں پھر لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک رد عمل اگر پنجاب میں اٹھتا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہی میں اگر ایک تحریک اٹھتی ہے اور اسلام آباد کی طرف وہ مارچ کرتی ہے اور راستے میں وہ پولیس والوں کو بھی مارتی ہے اور وہ بسوں کو بھی جلاتی ہے، تو ان کے خلاف رویہ اور ان کے خلاف رد عمل پھر بالکل مختلف ہوتا ہے. وہ اس لیے مختلف ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کے جو جرنیل ہے یا پاکستان کی جو جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ایون سیاسی قیادت بھی، وہ پنجاب کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے. they cannot afford کہ وہ پنجاب کو ناراض کرے یا پنجاب میں کسی قسم کا بھی کوئی آپریشن یا کوئی اس طرح کا کام کرے جس سے پبلک سینٹیمنٹس کو کوئی ٹھیس پہنچے. یہی وجہ ہے کہ سعد رضوی کی ضمانت تو راتوں ہاتھ ہو جاتی ہے اور علی وزیر کا 5 مہینے تک اس کی سپریم کورٹ میں تاریخ پہ نہیں نکلتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کثیر القومی ریاست ہے. یہاں پہ پنجابی
पख्तून, सिंधी, सराइकी और बलूच रहते हैं। हमें ये हक हो कि हम अपनी कौमी वादतों में अपनी नुमाइंदगी खुद करें, ना कि रातों रातों में आप पार्टियां बनाते हैं, आप टप्पे मारते हैं, इलेक्शनों से पहले आप अपने नुमाइंदे चुनते हैं। हम ये आपको नहीं देंगे। मेहनत कश को जिस जन्नत का तुमने दिखाया सुंदर हमें ख़त्म किया जा रहा है, किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा को तबाह किया जा रहा है, किस तरीके से बलूचिस्तान को तबाह किया जा रहा है। मोहतरम फरतुल्लाह बाबर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। APC का जब वाक़या हुआ तो मैंने उनसे पूछा, मजहबी इंतहा पसंदों ने जो हमला किया था, मैंने बाबर साहब से सवाल किया कि जनाब अली, डू यू थिंक द डिवोर्स बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट इज फाइनल? ये हंसे, ताज अजहर साहब किस दुनिया में रहते हैं आप? ये जन्म जन्म का इनका साथ है, ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और मैं देख रहा हूँ, आज फिर देख रहा हूँ, हम जिन्होंने पूरा स्वात खाली कराया, पूरा ट्राइबल एरिया खाली कराया सिवाय शुमाली वजीरिस्तान के, और इसी पाकिस्तान की आर्मी के जरिए कराया, जब हमें यह सुनाई दिया जाता है कि पाकिस्तान की रियासत इन मुट्ठी भर मिलिटेंट्स का मुकाबला नहीं कर सकती और उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, हमें हैरत होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि गले मिला जा रहा है उन्हीं दहशतगर्दों से जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है। ख्वातीन और हज़रात, मैं साफ साफ कहता हूँ कि एक नई इंतहा पसंद IJI इस मुल्क के अंदर बनाई जा रही है, जिसका मिलिटेंट विंग तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो। क्योंकि अवाम का कॉन्फिडेंस, अवाम के इश्यूज, अवाम की मईशत की वजह से जो गुर्बत और तबाही आई है, उसमें हमें जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो जद्दोजहद के रास्ते की तरफ आना होगा और पावर पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना पड़ेगा। अभी तक सियासतदान उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शायद पेज में रिफ्ट पड़ जाए, 2 पेज पड़ जाए, पेज फट जाए। ये नहीं होगा। आपको जद्दोजहद का रास्ता जो है वो इख्तियार करना पड़ेगा और जद्दोजहद के रास्ते से ही जमहूरियत जो है वो इस मुल्क में आएगी। मेहनत कश को जिस जन्नत का कि आप तो कह रहे हैं कि भाई 70-80 अरब रुपए हमने लगाए हैं, इन 70-80 अरब रुपए में 50 अरब रुपए तो डिफेंस में गए हैं, और वो अपने जो वहां से जो ऑपरेशंस और फलाना डिंगरा और तार लगाने के जो पैसे हैं वो भी हमारे फाटे के डेवलपमेंट के खाते में डालते हैं। अच्छा, उसके बाद, उस तकरीर के बाद अब तक प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पर कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया गया कि भाई फाटा में जितनी लोकेशन हुई है ये किस मद में खर्च हुई है। अभी तक इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तुमने दिखाया सुंदर सपना। आज की इस कॉन्फ्रेंस में भी हम मुतालबे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किससे मुतालबा कर रहे हैं? किससे कह रहे हैं कि वो रूल ऑफ लॉ लाए? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो कानून पे अमल दरामद करे? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो इंसाफ करे? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो गुड गवर्नेंस लाए? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी कवानीन को ठीक करे? खुद इंटरेस्ट ग्रुप से? क्या हमारे मुतालबे दुरुस्त हैं या हम सब सिविल सोसाइटी से? मैं आपसे मुतालबे कर रहा हूं। आज भी रोशन सुर्ख सितारा जालिम को
ललकार है अपना। सिविल स्पेस की जब श्रिंकिंग की बात करते हो तो बज़ाहिर तीन अदारे जो है ना वो आपके जहन में आ जाते हैं। एक वो जिनका हम नाम नहीं ले सकते, दूसरे वो जिन्होंने कल जवाब दिया, तीसरा वो जो जिसको मैं शीमेल कहता हूं। इन तीन अदारों में पहले अदारे की आप टोटल स्ट्रेंथ देखिए कितनी है, 10 लाख से तो ज्यादा नहीं होगी। दूसरे की आप देखिए तो चंद 100 या 1000 2000 के लगभग होगी। तीसरे को जो है इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक अदारोों को देख लें तो चले वो भी हजारों में होगी। मुझे उनसे डर नहीं लगता, उनके अगेंस्ट विज़ वो 10 12 15 लाख के अगेंस्ट 22-23 करोड़ अवाम है, मगर 22-23 करोड़ अवाम क्यों इफेक्टिव नहीं हो पा रहे? जो ना बुझे मेरा ख्याल यह है, दुनिया में मुआशरे डेमोक्रेटाइज हुए हैं, डेमोक्रेसी ने डेमोक्रेटाइज नहीं किया मुआशरों को। जमहूरियतें मुआशरों में आई हैं, जमहूरी इदारों ने जमहूरियत पैदा नहीं की है। जो ना बुझे मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, 100 साल हमने आजादी की जंग लड़ी है। बादशाह खान ने 1921 में आजादी की जंग शुरू की है। आप हमें आजाद लोगों की तरह ट्रीट करें, अगर नहीं करेंगे तो हम कह देंगे कि आप कॉलोनियल मास्टर्स हैं। कॉलोनियल मास्टर्स जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन एक दिन फिर उनको जाना होता है। आपका भी फिर ये ऐसी शम्मा को जला दिया। बहुत से मसाइल हैं और वो मसाइल उलझते जा रहे हैं। मर्दमशुमारी जिस तरीके से की गई, सिंध की आबादी 30% कम दिखाई गई, जिससे कि सीटें हमारी कम हुई, जिससे कि हमारे सूबे को सालाना 200 बिलियन का नुकसान हो रहा है। जनाब अली 172 आर्टिकल, जिसमें 50% मालिकी गैस और तेल के ऊपर सूबे की है, उसमें 1 रुपया भी सूबे सिंध को नहीं दिया गया है, जो कि 71% जो है वो पैदावार तेल और गैस की कर रहा है। मत समझो हमने बुला दिया। पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ मैं समझता हूं कि 5G वार शुरू हो गई है। ये कहते हैं कि मीडिया वाले और सियासी जमातें रियासत के खिलाफ 5G वार कर रही हैं। मैं समझता हूं कि रियासत और रियासत के इदारे जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ 5G की जंग शुरू की है। और वो कैसे, मैं 2 मिनट में आपको बता दूं। एक नई जंग शुरू है, और वो जंग ये है कि पहले पार्लिमान पर मुंतखब वजीर आज़म को और मुंतखब नुमाइंदों को ऐवान सदर के जरिए 58(2)B के जरिए बर्खास्त कर दिया जाता था, और उस बर्खास्तगी के अमल को अदलिया से नजरिए ज़रूरत का कफन पहनाया जाता था। लेकिन आपने 18वीं आईनी तरमीम के जरिए वो रास्ते बंद कर दिए। 58(2)B का रास्ता बंद हो गया, PCO जजेस का रास्ता बंद हो गया। लेकिन साजिशी अनासर बाज नहीं आए। जब उन्होंने देखा कि 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में एक हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, इंतखाबात हो गए, दूसरी हुकूमत ने भी 5 साल पूरे किए, इंतखाबात हो गए, तो उनको खटका लगा कि अगर ये सिस्टम चलता रहा तो उनकी चौधराहट खत्म हो जाएगी। चुनांचे एक नया फार्मूला 5G जंग शुरू हो गई, और 5G जंग अवाम के खिलाफ, पार्लिमान के खिलाफ इस तरह शुरू हुई कि अदलिया के कंधे को इस्तेमाल किया गया। पहली मुंतखब हुकूमत, वजीर आज़म को घर भेजा गया अदालत के जरिए। दूसरा वजीर आज़म आया उसी पार्टी का, उसी हुकूमत का, उसको भी घर भेजने वाले थे तौहीन अदालत में, लेकिन इंतखाबात आ गए। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, और आपने देखा कि धरना हुआ, लेकिन धरने से मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म नहीं हुई, क्योंकि पार्लिमान ने सब में खड़े होकर कहा कि मियां साहब आप लीडर ऑफ द हाउस हो, हम आपको इस्तीफा नहीं है देने देंगे। फिर आपने देखा कि फैजाबाद पर धरना हुआ,
प्रेशर डाला गया, फिर भी काम नहीं बना, तो फिर अदालतों के ज़रिए पैनामा गए और तनख्वाह वसूल नहीं की अपने बेटे से, उस वज़ीर आज़म को भी घर चलता किया। So what has happened is a new paradigm. मत समझो हमने बुला दिया। लेकिन मैं पंजाब के दानिशवरों से यही कहूंगा कि जब तक आप नहीं उठेंगे ना, हम आज भी डंडा खाने के लिए तैयार हैं। जो पहले जो हमारी नसीब में था वो हमने लेकिन जब तक आप नहीं उठेंगे इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी, और इसी तरह भूख, अफलास, बेरोजगारी में हम लोग बर्बाद होते जाएंगे। हमें अपने आईनी ढांचे को बदलना होगा, वरना जिस तरीके से पाकिस्तान के जर्नल इस मुल्क को चला रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ये कंपनी इस तरह नहीं चलेगी। कि मोम के मकानों में धूप की तमाज़त है, मोम के मकानों में धूप की तमाज़त है, वो भी लेके आए हैं साहिबान शीशे का। तारीकी में डूब गया है। हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे बनाए जाते हैं। पुलिस खराब हुई तो हमने एलीट फोर्स बना दी, एलीट फोर्स खराब हुई तो हमने डॉल्फिन फोर्स बना दी, फिर हमने मोटरवे के ऊपर नई पुलिस बना दी। सो बहुत सारे, इसी तरह अदालतों के अंदर काम डिले हुआ तो हमने रैपिड अदालतें बना दी ताकि जल्दी काम हो सके। कुछ अरसा तक तो वो काम करते हैं, फिर वो हमारे जैसे हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उस मुआशरे ने उनको सक इन कर लेना होता है। हकीकत ये है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस 2021 ने अवामी असम्बली की शक्ल इख्तियार कर ली है, अवाम की पार्लियामेंट। जिस तरह की बहस आप सुन रहे हैं, जिस तरह की बातें सुन रहे हैं, इस आज़ादी से बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि आसमा को हम खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे कि उनकी मौत के बाद भी हमने यहाँ उनके नाम पे एक मुकालमा सुना है। एक सब ने अपनी अपनी बात कही है और सब अपनी बात कह रहे हैं। तारीकी में डूब गया है देश हमारा, देश तुम्हारा। टू यू, टू लंदन, पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस कौमी लीडर जिनसे बेशुमार लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, साबिक वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मनीज़ जहांगीर, बहुत बहुत मेहरबानी। आपने मुझे दावत दी और मुझे बुलाया इस कॉन्फ्रेंस में, और मैं इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर आसमा जहांगीर फाउंडेशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तारीकी में डूब गया। कुछ तारें काट दी गई हैं, देश तुम्हारा, गुर्बत और अफलास है। तारों को काटना वैसे चूहों का काम होता है। कुछ जैमर्स भी लगाए गए हैं, मगर हम भी पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालेंगे आपके लिए। तो आज जिन लोगों ने और जिन कुव्वतों ने मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर को इन नेबुलस टैक्टिक्स के जरिए उसमें रखना डालने की कोशिश की है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, और मैं बरमला कहता हूं कि हम जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। दिल की उमंगे घोट दी कि मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात हो, कानून की हुक्मरानी का सवाल हो, अदलिया की आजादी की जदोजहद हो, इजहार राय की आजादी खतरे में हो, वकला बरादरी हरावल दस्ता बनकर मैदान में मौजूद रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। अगर सवाल करने वाले की जुबान खींच ली जाए तो इससे मुल्क को तो हल नहीं होते, मसाइल तो हल नहीं होते। आज भी जुबान खींची गई है ना, ये अभी तारे शारे हमारे काट के, तो ये भी तो जुबान खींचने वाली बात है। क्या इससे मसले हल हो जाएंगे? और फिर सवाल करने वालों को उठा लेने
या गायब कर देने से सवाल खत्म हो जाएंगे। बदकिस्मती से मौजूदा दौर जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स के हवाले से स्याह-तरीन दौर साबित हुआ है, और ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, अभी हाल ही में देखा है। और कब से देख रहे हैं कि आइन यहां टूटते हैं, कानून यहां टूटते हैं, अदालतें यहां टूटती हैं, और मनपसंद जजों से अपनी मर्जी के फैसले यहां लिए जाते हैं। डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी यहां मिलती है और रियासत के ऊपर रियासत यहां चलाई जाती है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियां यहां लगाई जाती हैं। वोट को इज्जत यहां नहीं मिलती और आरटीएस यहां बंद होता है। वोट यहां चोरी होता है। यहां मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ धरने करवाए जाते हैं। क्या इस कौम की किस्मत में यही लिख दिया गया है कि हमने दायरों का सफर ही जारी रखना है? 70 सालों से 74 सालों से दायरों का सफर शुरू किया हुआ है और आज भी जारी है। क्या हमने अंधे, गूंगे या बहरे हैं? बहरे बन के रहना है? क्या हम भेड़ बकरियां हैं कि जिनको हाँक दिया जाए जिस तरह मर्जी? अब ये मामला पाकिस्तान की बका और सलामती का है। रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। मिट्टी तुमको प्यारी